पहला है ये, इसमें मेथड्स जो है, एक गेट फॉर ऑब्जेक्ट है और दूसरा है एक्सचेंज मेथड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी हम रेस्ट टेम्पलेट यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको मेथड्स जो दिखा रहा है, रेस्ट टेम्पलेट कहाँ है? रेस्ट टेम्पलेट कौन सा वाला था? प्रोसीजर एंड रेस्ट टेम्पलेट किसमें लिखे थे? दूसरा एच टी एस वर्कस्पेस क्या था, याद है किसी को? कस्टमर वर्कस्पेस, दो एच टी एस लिया था ना। सेकेंड एच टी एस वर्कस्पेस किसमें था यार? ये कंज्यूमर एपीआई एक अलग से। अच्छा, आप लोगों ने ट्राई किया फिर ये सारा? हुँ? सारे मेथड्स बनाए? एडिट, अपडेट, डिलीट? नहीं, बनाए होते तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछते कि सर हम लोग बना रहे थे तो हमारा मेथड काम नहीं कर रहा। क्यों, सही है ना? ये सर अभी नहीं किया था सर। हाँ, वो मुझे मालूम है। अगर आप बनाते तो तुरंत सबसे पहले पूछे कि सर हम ये बना रहे थे मेथड, कंज्यूमर एपीआई में ये मेथड लोड नहीं कर रहा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, है ना? अच्छा चलो देखो इधर, दूसरा लोड हुआ। रेस्ट टेम्पलेट में यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि गेट फॉर ऑब्जेक्ट जो है, इसमें सिर्फ दो ही मेथड है। कौन कौन से मेथड है गेट फॉर ऑब्जेक्ट? रेस्ट टेम्पलेट में आपको दो मेथड मिलेंगे, गेट फॉर ऑब्जेक्ट और दूसरा मेथड, दूसरा मेथड पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट। गेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? दो मेथड है इसके पास, गेट और पोस्ट। पुट और डिलीट के लिए आपको सेम, जैसे आप पोस्ट को हैंडल करने के लिए गेट पोस्ट से, उस तरह से आपको बाइंड करना होगा। इसलिए एक्सचेंज मेथड क्या करता है कि वो आपको सारे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट जो है, उसमें सब चीजें आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से, इस वजह से क्या है, ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, एक्सचेंज। आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो यूज कीजिए, बट गेट और ऑफ किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, कौन कौन सा? देखो, रेस्ट टेम्पलेट डॉट, इसके अलावा ये सारे मेथड्स है यहाँ। गेट फॉर एंटिटी है, ठीक है, गेट फॉर
object and get request get for object. next और पुट जो है ये अलग मेथड है, ठीक है, अलग से पुट। पोस्ट फॉर लोकेशन, पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्स सेट वेट। तो यहाँ देखो सब चीजों के लिए अलग अलग मेथड है, पोस्ट, पुट और सेट। तो इसमें हम यूज क्या करते हैं, इसलिए एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज मेथड सिर्फ सेम मेथड, एक मेथड है, इसमें आप यूआरएल, मेथड टाइप, एचटीटीपी, क्लाइंट रेस्पॉन्स और उसका रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ सिंगल मेथड यूज करके। आपको अलग अलग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर सिंपल क्या आपने यूज किया, ठीक है। तो यूआरएल क्या है आपका? बेस यूआरएल। एचटीटीपी मेथड टाइप, अब इसमें आपने पास कर दिए क्या, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, अपडेट, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पास करेंगे। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? उसके लिए अलग अलग मेथड यूज करना होता है। इसमें क्या है, एक सिंपल एक मेथड है, कौन सा? कौन सा मेथड है? एक्सचेंज मेथड, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ। तो एच टी टी पी यहाँ सिंपल, एच टी टी पी मेथड टाइप गेट, पोस्ट, हेड, पैच, पोस्ट, पुट, पैच। तो सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग मेथड आपको अलग अलग कॉल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप कर सकते हो, बट ये भी दोनों मेथड सेम है, दोनों को यूज है। डिफरेंस बता रहा हूँ, कोई से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। काम सेम है, दोनों का है, ठीक है। तो यहाँ हमने गेट यूज किया और यहाँ हमने पास कर दिया। हाँ, नेक्स्ट क्या पास करना है यहाँ पास? यहाँ आप गेट, अगर ऑल रिकॉर्ड है तो आपको ऑल रिकॉर्ड पास करना होगा। और यहाँ आप पास कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट नल, अभी कुछ भी पास नहीं करना है। तो इसमें आप पास कर सकते हैं टाइप। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले सारे मेथड्स को आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एक मेथड है गेट मेथड पब्लिक, क्या किस टाइप का है मेथड? लिस्ट प्रोडक्ट ना, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और मेथड का नेम गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, रिटर्न टाइप। तो इसमें रेस्ट टेम्पलेट यूज करेंगे, रेस्ट टेम्पलेट डॉट एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड बेस यूआरएल। अच्छा, ये ओवरलोडेड मेथड है, कोई से भी है। अगर आपको इसको यूज नहीं करना तो यहाँ से कट करके दोबारा यूआरएल वाला मेथड निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल, ये ऐसा, ठीक। यहाँ से बेस यूआरएल,
यहाँ नेक्स्ट HTTP मेथड, नेक्स्ट क्या है HTTP एंटिटी। एंटिटी मीन्स यहाँ पास आपको क्या सेट करना है, डेटा। जैसे कि मान लो आपको डेटा सेट करना है पुट के केस में या क्रिएट के केस में, न्यू रिसोर्स आपको सेंड करना है, यहाँ से आपको डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए क्या है, इसका HTTP एंटिटी। तो स्ट्रिंग यूआरएल, HTTP मेथड, HTTP एंटिटी एंड रेस्पॉन्स टाइप, और उसके बाद वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स में जैसे कि आईडी, नेम, ठीक है, पाथ वेरिएबल्स, यूआरआई। क्लियर, चारों चीज, पांचों चीज है ना इसमें। हेलो, आपकी आ रही आवाज, नहीं आ रही क्या? अरे आ रही है, समझ में नहीं है। आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक्सचेंज मेथड क्लास नहीं समझ में आ रही जी है। सर। और किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, और कोई है ऐसा? बोलो, मैं फिर डायग्राम से बताऊंगा मैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। हम्म? सर डायग्राम का फ्लो ही बता दो एक बार। अच्छा चलो ठीक है, देखो। एक मिनट, इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पास क्या आएगा, प्रोडक्ट एरे डॉट क्लास, और बॉडी हमें चाहिए, ठीक है। बॉडी अब वेरिएबल्स एक्चुअली इसके केस में नहीं होता है, इसको एम्प्टी करें। एक एक मेथड कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न रिटर्न हमें रिटर्न करना है रेस्पॉन्स। इसके लिए हमें रेस्पॉन्स के लिए एक काम करना होगा, एक रेस्पॉन्स एंटिटी, एक ये रिटर्न करता है एक रेस्पॉन्स एंटिटी, और रेस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट एक्सचेंज, मैं इसको रख देता हूँ रेस्पॉन्स एंटिटी। और ये रेस्पॉन्स एंटिटी का क्लास रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट गेट बॉडी, ये हमें बॉडी देगा, बॉडी रिटर्न करेगा। और ये बॉडी जो है रिटर्न करता है क्या, लिस्ट टाइप का, और इसको होल्ड करेंगे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट। और यहाँ आप एक काम कीजिए, लिस्ट प्रोडक्ट रखने की जगह रेस्पॉन्स एंटिटी टाइप ले लीजिए, ठीक है। मेथड जैसा आपको बनाना हो, अगर आपको लिस्ट लगाना है तो लिस्ट ले लीजिए, रेस्पॉन्स लेना है तो आपको फॉरवर्ड करना। तो मान लीजिए हमको लिस्ट में ही लेना है, तो हमें क्या है, मेनली हमको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा किसके अंदर, एरेज के अंदर। तो एरेज डॉट एज लिस्ट प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, ठीक। तो एक मेथड ये है। दूसरा है मैं आपको सारे मेथड बना रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनका यूज क्या है। नहीं आ रहा फिर मैं डायग्राम बता रहा हूँ। एक किया है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, दूसरा है हम लेते हैं क्या, क्रिएट प्रोडक्ट। क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट के केस में क्या करना है, पब्लिक रिटर्न टाइप प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, और इसमें पास करेंगे ऑब्जेक्ट किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट
मेथड रेस्ट टेम्पलेट डॉट एक्सचेंज मेथड एक्सचेंज बेस यूआरएल http मेथड डॉट पोस्ट मेथड डॉट पोस्ट रेस्पॉन्स टाइप, इसमें रेस्पॉन्स टाइप हम देंगे, मान लीजिए किस टाइप का रेस्पॉन्स आ रहा है, प्रोडक्ट टाइप का, और प्रोडक्ट टाइप दे देंगे रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स बनाना पड़ेगा हमें और यहाँ पास आ जाएगा एक। हाँ, इससे पहले दो चीज़ और बता देता हूँ। कंट्रोल जेड, ठीक है, नल। हाँ, तो जब भी आपको स्प्रिंग बूट की स्टार्टिंग क्लास याद होगी, जब मैं वहाँ पास आप लोग को HTTP रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर बताया था, याद है? HTTP रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर कि सबसे पहले इनिशियल लाइन एग्जीक्यूट होती है, देन हेडर, फिर उसका कंटेंट टाइप, फिर उसके बाद बॉडी, हाँ, बॉडी लोड होती है। तो बॉडी जो होती है किस केस में होती है? बॉडी लोड की जाती है किसमें? आपके पोस्ट के केस में, पोस्ट पुट एंड डिलीट के केस में। तो इसमें भी हमें सेम, जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये हमारा डेटा क्या है, सिक्योर होना चाहिए, सेफ्टी के साथ वहाँ नेटवर्क पे ट्रेवल करना चाहिए और दूसरे एपीआई के पास पहुँचाना है, दूसरे सर्वर पे, है ना। तो सेफ्टी के साथ पहुँचाने के लिए हमारा डेटा सेव होना चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पोस्ट मेथड। तो जब हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों को क्या है, मिस, ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये हो सकता है जावा में लिखा गया है कोड, और जो दूसरी एपीआई है वो हो सकता है पाइथन में या डॉट नेट में हो, किसी दूसरे लैंग्वेज में वो कोड लिखा गया हो। तो हमें डेटा टाइप बताना मैंडेटरी होता है कि किस टाइप का आप डेटा भेज रहे हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट में भेज रहे हैं या फिर जेसन फॉर्मेट में। तो हमने बताया कि हम जो डेटा आपको ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से स्टोर करने के लिए, वो है जेसन टाइप में। तो ठीक है, आपको उसको कंटेंट टाइप सेट करना होगा हेडर में। तो हेडर में क्या जाता है आपका? हेडर में बाइंड होगा आपका क्या? कंटेंट टाइप। उसके बाद जो, और साथ में हम बाइंड करेंगे डेटा प्रोडक्ट, जो हमारा पेलोड है, पेलोड। उसके बाद हम सेंड करेंगे रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू, रेस्ट टेम्पलेट सेंड करेगा वो रिक्वेस्ट। तो दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा बाइंड करनी होती है, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पास हेडर यूज़ कर रहा हूँ, हेडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, हेडर्स HTTP हेडर, क्या है HTTP हेडर, HTTP, एक काम करो, न्यू HTTP हेडर, हाँ, न्यू HTTP हेडर्स, और ये आ जाएगा आपका हेडर्स। हेडर्स में सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप होता है और एक्सेप्ट टाइप भी होता है। तो आपको किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना है वो भी बता सकते हैं इसके अंदर, और कौन सा सेट करना है, क्या बोलते हैं, कंटेंट टाइप आपको सेट करना है। कंटेंट टाइप किस टाइप का डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो बताएंगे। तो मीडिया टाइप जो होगा आपका, किस टाइप का होगा मीडिया टाइप? मीडिया टाइप डॉट, बोलो, एप्लीकेशन अंडरस्कोर जेसन फॉर्मेट में मीडिया टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग है तो UTF-8 जेसन फॉर्मेट में डेटा हम भेज रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली कन्वर्ट होगा जेसन में, जेसन ले जाएगा डेटा। तो ये टाइप हम बता रहे हैं जेसन टाइप में। तो HTTP एंटिटी जो है, ऑब्जेक्ट में जो डेटा आप ऑब्जेक्ट में होता है हमारे पास, जैसे प्रोडक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है,
और HTTP एंटिटी इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ हमें इसको सेंड करता है किसमें, HTTP एंटिटी। याद हो गया HTTP रेस्पॉन्स एंटिटी, HTTP रेस्पॉन्स एंटिटी। तो ये क्या काम करते हैं, HTTP एंटिटी जो है इसको पास कर देंगे हम अपना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ये कन्वर्ट कर देगा आपका जेसन फॉर्मेट में, जो कि डेटा पर लेके चलना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट एंटिटी। मीन्स ये चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं कहाँ, सर्वर पे। तो रिक्वेस्ट एंटिटी क्या है, न्यू HTTP एंटिटी का ऑब्जेक्ट, एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पास किया प्रोडक्ट। HTTP एंटिटी का प्रोडक्ट पास कर दिया, और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डेटा तो पास कर दिया, लेकिन और क्या पास करना है, हेडर पास करना है। हेडर बताएगा कि इसके किस टाइप का डेटा है। तो HTTP एंटिटी पास करना है, और इसमें सेट करना है हेडर टाइप। हेडर टाइप में वर्जन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं हेडर्स के अंदर। तो हेडर के अंदर हम टाइप मेनली सेट कर दिए हैं, क्या काफ़ी चीज़ें सेट होती है इसके अंदर, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह, रोल्स चीज। ठीक, तो हमने अभी कंटेंट टाइप सेट किया। कंटेंट टाइप क्या है, जेसन। तो हेडर्स एंड प्रोडक्ट ये डेटा। तो जेसन में डेटा कहाँ हमारे पास, प्रोडक्ट का। यस, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होगा, जो कि अभी इसके पास नहीं है, क्लाइंट के पास नहीं है। वो सर्वर के पास जो डेटा है, सर्वर मीन्स जो सर्वर हम प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करके डेटा रिटर्न करता था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, क्लाइंट जो है डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, डेटा कलेक्ट, उसके पास डेटा है, वो सर्वर में डेटा स्टोर कराना चाहता है डिफरेंट सर्वर पे, डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए क्या भेजेगा, HTTP क्लाइंट। देन यहाँ हम क्या भेज देंगे, रिक्वेस्ट एंटिटी। ये रिक्वेस्ट एंटिटी क्या क्या हो गया यहाँ पास, बेस URL, मेथड टाइप पोस्ट, रिक्वेस्ट एंटिटी मीन्स पेलोड्स एंड हेडर, कंटेंट टाइप, ये सारे डेटा क्या हो गए इसके अंदर फाइंड किए गए। अब इसके बाद आपको सेट करना होगा इसमें कि डेटा सेट करना है क्या, टाइप, रेस्पॉन्स टाइप। रेस्पॉन्स टाइप किस टाइप का ये है, तो ये प्रोडक्ट टाइप का। रेस्पॉन्स टाइप की जो रिटर्न आएगा वो प्रोडक्ट डॉट क्लास, रेस्पॉन्स टाइप एंड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है, पाथ वेरिएबल्स वगैरह, तो इसको रिमूव कर दो। ये पाथ वेरिएबल किसके केस में आएगा, कोई अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट अपडेट के केस में पाथ वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाँ, ये हमें रिटर्न करेगा क्या, रेस्पॉन्स एंटिटी। रेस्पॉन्स एंटिटी मीन्स ये आ गया हमारा रेस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट एंटिटी है, रिक्वेस्ट एंटिटी। और एक्चुअली यहाँ से कॉपी, कंट्रोल V, रेस्पॉन्स एंटिटी, और रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट बॉडी, गेट बॉडी। जी, दूसरा मेथड समझ में आया। सॉरी, कंट्रोल C, कंट्रोल Z। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया। अच्छा, चलो आ जाओ डायग्राम पे, चले। हेलो, यस सर। चलो डायग्राम पे। मैं सोचा कि समझ जाओगे यार, तुम लोग इतना मेच्योर हो गए हो, लेकिन थक गए हो यार बहुत ज़्यादा।
अब डायग्राम ड्रॉ करने का एनर्जी नहीं है बचा, इसलिए हिम्मत ही नहीं कर रहा डायग्राम वगैरह बनाने का। चलो ठीक है, देखो कॉपी कर रहा हूँ सारी कोड। कहाँ चला गया सर्वर 2, ये इन दोनों को कोड ले रहा हूँ पहले, फर्स्ट कॉपी, ये एपीआई इंटीग्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि इसको छोड़ दूंगा तो काम चल जाएगा। हमेशा एपीआई कॉल होती है और एपीआई कॉल करना आना चाहिए, कैसे एक एपीआई दूसरे एपीआई से कॉल करते हैं, ठीक है। ये मत सोच कि नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दे, आएगा समझ में, आएगा। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी तो, काफ़ी इससे डिफिकल्ट कोड देखना बाकी है तुम लोग को। बैच एपीआई में एंटर होंगे तो देखेंगे आपको JWT फिल्टर बचा हुआ है, दो दो आपका मेन कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। देखो सिंपल ये समझो, यहाँ पास दो मेथड्स हमारे पास है। मेथड 1 जो क्या काम कर रहा है, कंट्रोल एक्स, जो अरे यार सारी मुसीबत तो मेरे साथ ही है। एक मेथड कहाँ चला गया, सही। रेस्पॉन्स एंटिटी का काम क्या है यार, डेटा जो है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जेसन फॉर्मेट में डेटा को रीड करना और रेस्पॉन्स रिटर्न कराना, ठीक है। दोनों काम करता है क्या, ये एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, तो ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन 2 है। एप्लीकेशन 2 के पास क्या है, डीबी डेटाबेस, इसकी लॉजिक, इसके पास रेस्ट कंट्रोलर सर्विसेज वगैरह, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास कोई डेटा है, लाइक प्रोडक्ट पी आईडी, पी नेम, पी सैलरी, ठीक है, प्रोडक्ट पी प्राइस, प्राइस। तो ये डेटा है, किस फॉर्म में होगा, मान लीजिए आपने इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करा है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म से ये डेटा ट्रांसफर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पास इस एप्लीकेशन के पास है, इसके पास है क्लाइंट एप्लीकेशन के पास है, तो ये क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो ये क्लाइंट सर्वर है, ये प्रोड्यूसर सर्वर। क्लाइंट मीन्स हमेशा याद रखना, क्लाइंट मीन्स मतलब जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, और सर्वर मतलब जो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, बस। चाहे कुछ भी हो सकता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बोलो, चाहे कुछ। तो यहाँ मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक रेस्ट टेम्पलेट का काम क्या है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना। तो रेस्ट टेम्पलेट क्या होता है, सिंक्रोनसली भेजता है, पहले एक रिक्वेस्ट भेजा, प्रोसेस रेस्पॉन्स रिटर्न आया, देन दूसरा रिक्वेस्ट भेजेगा। और असिंक्रोनस रिक्वेस्ट क्या होता है, वो कंटिन्यूसली एक रिक्वेस्ट भेजा, फिर दोबारा भेजा रिक्वेस्ट, तीसरा भेजा, रेस्पॉन्स वो 1 बाय 1 आते रहता है, ठीक है। जब भी जिसको भी जो भी टाइम है, जो जितना टाइम लेगा वो उतना जल्दी रिटर्न आएगा। तो वेब क्लाइंट हम क्या क्यों यूज़ करते हैं,
कि हम रिक्वेस्ट भेज दिया, मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दिया, इसको लगा 5 मिनट 5 सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड बाद आएगा, बट ये आ जाएगा। तो ये इसलिए वेब क्लाइंट हम यूज कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं क्या काम करने के लिए? सिंक्रोनस। फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जो ये रेस्पॉन्स जब तक रिटर्न नहीं करेगा तब तक दूसरा रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये डेटा है, इस डेटा को हम सेंड कर रहे हैं किसके थ्रू? रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू। तो रेस्ट टेम्पलेट में रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्या यूजर क्लिक करेगा? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, एक एपीआई है जो दूसरे एपीआई को डेटा सेंड कर रही है। और हम ब्राउजर पे क्या काम करते थे? यहाँ से ब्राउजर है, यहाँ से ब्राउजर, उस टाइम पे ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड किया जाता था, सबमिट बटन पे सेंड करते हुए। यहाँ ब्राउजर, यहाँ डेटा फील्ड्स, याद है, और यहाँ पर सबमिट बटन। यहाँ सबमिट बटन। तो इसमें क्या होता था? सबमिट बटन होता था ब्राउजर के केस में, कि जो रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता था। लेकिन यहाँ कोई सबमिट बटन नहीं है, यहाँ क्या है? सिंपल एक एपीआई कॉल होगी, जैसे ही कॉल होगी वो क्या करेगा? डेटा सेंड कर देगा। ठीक है, तो एक एपीआई दूसरे एपीआई को कैसे कॉल करेगा? मान लीजिए आपने डेटा, सपोज मान लीजिए आपने ये क्लाइंट को आप एक्सेस कर रहे हैं, आपकी ये, आप ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन ये एपीआई है, रेस्ट एपीआई है जिससे आप कनेक्टेड हैं, लेकिन आपकी मशीन जिससे ये सर्वर कनेक्ट नहीं है, मिस दूसरा सर्वर कनेक्ट नहीं है। तो आपने भेजा क्या कि गेट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपने यूजर से सबमिट किया, यहाँ से सब आपके पास एक्सेस है सबमिट करने का, आपके पास है गेट करने का डिटेल्स। तो आपने क्या किया? गेट ऑल मेथड आपने कॉल किया, ब्राउजर से ट्रिगर हुआ, मींस लिंक एंकर टैग के थ्रू। तो ये इसकी एपीआई है जो किससे कनेक्ट है? ब्राउजर से। इसका जो कंट्रोलर है ये किससे कनेक्ट है? पेज से। लेकिन इसका जो रेस्ट कंट्रोलर है वो ये इसके ब्राउजर से हो सकता है कनेक्ट हो, लेकिन आपको जो एपीआई पास कर रहा है वो हो सकता है वो ये एक मशीन दूसरे मशीन। तो ये एपीआई जो है ये कंपनी के लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कंपनी 1, मान लीजिए ये कंपनी हो गई कुछ भी, एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी। और ये जो है कोई एक्सवाईजी कंपनी, एक्सवाईजी कंपनी। ये कंपनी डिफरेंट है और ये कंपनी डिफरेंट है। दोनों कंपनी के पास अपना अपना खुद का ब्राउजर है। ऐसा नहीं है कि ये एपीआई है तो इनके पास ब्राउजर नहीं होगा, रीड नहीं करते होंगे, डेटा फेचने का काम कैसे करते होंगे, नहीं, इनका खुद का अलग है। लेकिन ये जो है कोई भी अब कंपनी है वो डायरेक्ट, आप क्या ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट बोलेगा कि नहीं मेरे एप्लीकेशन से आप जाओ दूसरे के एप्लीकेशन में, वहां लॉग इन करो, रजिस्टर करो, फिर उसके बाद हमारे एप्लीकेशन में आओ। हाँ, क्यों? कुछ भी फॉर्म फिल करना होगा आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, वहां से सारी फैसिलिटी है, आप वहीं से फॉर्म फिल करेंगे, वहीं से सारी चीजें होंगी। अब ये कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी हो या ना हो, सारी चीजें इतने इतने कॉस्ट हो या ना हो, लेकिन वो क्या करेंगे? दूसरे कंपनी से कांटेक्ट करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वेदर इंफॉर्मेशन की सर्विस चाहिए, मुझे डिस्प्ले कराना है। तो ये क्या बोलेगा? नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तुम जाओ नासा वालों से बात करो, वो देंगे। बोलेगा ये हमारे पास इतना कॉस्ट नहीं है, इतना अमाउंट नहीं है कि मैं सारी चीज़ें कोड बिल्ड करूं या कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे? एपीआईज बोलेंगे कि आप अपनी एपीआई प्रोवाइड कर दीजिए, जो आपने एपीआई लिखी है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है वो एपीआई हमें दे दीजिए, हम भी आप अपने इंटीग्रेट करा लेंगे। तो बोले ठीक है, हम परमिशन नहीं देंगे, आप काम करिए, हम लॉजिक तो नहीं देंगे, ये
जो इन्होंने लॉजिक बनाया है पूरा, हम लॉजिक नहीं देंगे। हाँ, आपको सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कीजिए, हम एपीआई दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं डेटा आपको दे दूंगा। तो ये क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ डेटा देने का काम कर रहे हैं, लॉजिक नहीं दे रहे हैं। ये लॉजिक की आपको ये पूरा लॉजिक दे दिया और आपने बिल्ड कर लिया, और कल के दिन आप दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, पैसे चार्ज कर रहे हो। आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास क्या आपके पास क्या है, सिर्फ एक्सेस है, सिर्फ क्या है, एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजिए, वो डेटा भेजेंगे जेसन फॉर्मेट में, आप उस डेटा को बाइंड कीजिए और अपने सर्वर पे डिस्प्ले कराइए, अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले कराइए या अपने एप्लीकेशन में यूज कीजिए। आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, डेटा स्टोर करना है, आप रिक्वेस्ट भेजिए, डेटा स्टोर होगा। लेकिन एडमिन इसके कंट्रोल में होगा, जब भी वो डेटा चेंज करेगा प्रोड्यूसर एप्लीकेशन, तो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, आपके सिस्टम पे, मीन्स जो भी XYZ कंपनी है उसके सिस्टम पे। रिलेट कर पा रहे हैं क्या, जो समझाना चाहता हूँ समझ पा रहे हैं आप लोग? हेलो, रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? हैप्पी? नहीं आ रही समझ में? चले गए क्या यार तुम लोग? नींद मुझे लग रही है, सो तुम लोग रहे हो, बताओ। हैप्पी, अंकित? आ रहा है सर, वॉइस आ रहा है। यहाँ पे आवाज हो रहा है ना, इसलिए से बोल रहे अच्छा अच्छा, रेस्पॉन्ड दो यार। क्यों रिक्वायरमेंट क्यों है, ये चीजें रिक्वायरमेंट अभी आगे आपको समझ में आएंगी। अभी जब आप कंपनी में काम करोगे तो ऐसे बहुत सारे एपीआई मिलेंगे, आपको कॉल करने पड़ेंगे, एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी, ठीक है? इसे ध्यान से समझो, रिक्वायरमेंट समझो, ठीक है? तो यहाँ हम जो क्या काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करने के लिए कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं रेस्ट टेम्पलेट। तो क्लाइंट जो यूज करेगा वो क्या यूज करता है, रेस्ट टेम्पलेट। तो रेस्ट टेम्पलेट क्लाइंट क्लाइंट को परमिशन है कि आप अपनी सर्विस में, आप अपने जो भी लॉजिक लिख रहे हैं सर्विस लेयर में, रेस्ट टेम्पलेट को यूज कीजिए, और ये सर्वर की जो भी यूआरएल्स है, मतलब ये सर्वर पे जो भी HTTP कॉलन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 9001 एंड रेस्ट, या फिर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है यहाँ से, तो ये देंगे कब, जब इनके सर्वर, इनका मशीन रन हो रहा होगा। तो आप क्या करिए, सिंपली रिक्वेस्ट सेंड कीजिए सर्विस से। तो सर्विस का काम ये क्या है, जिस तरह से डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, तो डेटाबेस का रिक्वेस्ट सर्विस लेयर रिपोजिटरी से कैसे कनेक्ट कर रहा था। मान लीजिए इनके पास सर्विस लेयर है, सर्विस लेयर, और ये सर्विस लेयर जो कनेक्ट करेगा, रिपोजिट करेगा किसको, डेटाबेस से। तो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, यूआरएल के थ्रू ना। तो MySQL यूआरएल बाइंड करना होगा, और क्या क्या प्रोवाइड करना होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ MySQL में, यहाँ एप्लीकेशन में, यहाँ क्या क्या बाइंड कर रहे हैं, क्या नाम है, किसी भी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है, वहां क्या बाइंड करते हैं, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, HQL क्वेरीज, SoSQL क्वेरीज, स्कीमास, जो इंफॉर्मेशन होती है सर्वर को, वो सारी इंफॉर्मेशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक सर्वर क्या है, रेस्पॉन्स देगा। सर्वर क्या बोलेगा, सर्वर फेल्ड। क्यों? क्योंकि उसको जो इनपुट चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। तो इन्होंने जो जो इनपुट मांगा है आपसे देना पड़ेगा। तो क्या इनपुट मांगा है कि अगर आपको ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो आप पहले तो इस रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, और रेस्पॉन्स मैं दूंगा। रेस्पॉन्स क्या देगा, ऑल रिकॉर्ड मीन्स एरे के
फॉर्म में मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड जा रहे हैं, तो ऑल रिकॉर्ड्स जब यहाँ से रिटर्न करेंगे तो रेस्ट टेम्पलेट आप किस में होल्ड करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होल्ड करोगे, मैंने भेज दिया तो आप होल्ड कहाँ करोगे। तो ये बोलेगा ठीक है मेरे पास एरे होल्ड करने के लिए हमारे पास स्टोरेज है, हम होल्ड कर लेंगे। तो वो उसने क्या किया, एरे का स्टोरेज एरिया, पहला रिक्वेस्ट सेंड किया, दूसरा जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ये रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। इसने जो रेस्पॉन्स रिटर्न किया, ऑल रिकॉर्ड रेस्पॉन्स रिटर्न किया, ये आपने रिक्वेस्ट सेंड किया। जब ऑल रिकॉर्ड रेस्पॉन्स रेस्ट टेम्पलेट को मिला, ऑल रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएगा अपने ब्राउजर पे। तो किसके पास सर्विस लेयर है और ये कंट्रोल, ये ऑल रिकॉर्ड यहाँ से लेगा, ये आपका ब्राउजर। समझ में आया? यस सर। और ये जो है ये आपकी सर्विस, क्लाइंट की सर्विस, ठीक है, सर्विस लेयर। और इसका खुद का डेटाबेस, पूरी कंप्लीट जो लॉजिक है जो आप लोग अभी तक पढ़े हो सब कुछ सेम है, बस आपको सिर्फ क्या करना है, यूआरएल कॉल किया जाएगा दूसरे मशीन को। तो डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट कॉल कर लो, इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ से सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, ये निकाल के देगा हमें डेटा, और वो डेटा कंट्रोलर में लेंगे और कंट्रोलर से अपने ब्राउजर पे बाइंड कर लेंगे। बाकी जो इनकी लॉजिक होगी ये इनके अकॉर्डिंग इनके ब्राउजर पे चलेगी, इनका इनका यूआरएल इनका सर्वर एक्सेस करेंगे तो इनका पे चलेगा। ठीक, अब डेटा सेंड करने की बारी आई, तो डेटा सेंड कैसे करोगे, तो सीधी बात ना, यहाँ से सबमिट करोगे डेटा जाएगा ना। हाँ, सबमिट बटन, यूजर का रजिस्ट्रेशन सबमिट किए, कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर को बोलोगे कि मुझे डेटा सेंड करना है रेस्ट टेम्पलेट, आप मैं सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब यहाँ से आप दे रहे हैं सर्विस, मिस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके डेटाबेस में डेटा स्टोर कराना चाहते हैं या कोई चेंजेस कराना चाहते हैं, तो आप इसको डेटा देंगे ना कि हाँ सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, आप इन लेटेस्ट रिकॉर्ड को भी स्टोर करो। तो इन्होंने क्या किया, रेस्ट टेम्पलेट ने बोला ठीक है आप पोस्ट रिक्वेस्ट करो, इनके पास वो एपीआई ऑलरेडी बिल्ड है, तो आप क्या करो, इनको डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करो, ये रेस्पॉन्स में आपको बैक कर देंगे, यस सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड स्टोर्ड, बस आपको मैसेज सेव कराना है। तो जो काम अपने डेटाबेस में यहाँ कर रहे थे वो अपने डेटाबेस में नहीं, जो एपीआई के थ्रू कॉल किए दूसरे सर्वर उसके डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करा रहे हैं, वहां से डेटा डेटाबेस में से फाइंड कर रहे हैं, वहां से डेटाबेस में से डिलीट कर रहे हैं, जो भी आपको काम करना। तो इनकी लॉजिक थी, इनकी कंप्लीट लॉजिक बनी बनाई है, हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, और जो चीज़ें आप, ये आपकी स्मॉल कंपनी है या फिर वो लॉजिक आपके पास नहीं है, क्योंकि बहुत से फार्मूला बनाने पड़ते हैं, बहुत से फार्मूला होते हैं जो सभी के पास नहीं होते हैं, सभी कंपनी तो वो लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, वो एपीआई परचेस करते हैं, एपीआई में दी जाती है। तो एपीआई का यूज़ क्या है, आप एपीआई से डेटा गेट कर सकते हैं, डेटा स्टोर करा सकते हैं, फेच कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं अपने सिंपली एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपको मान लीजिए आपने आपके इंस्टीट्यूट के लिए आपको बनाना है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन बनाने में आपको लगा मान लो 2 घंटा, लेकिन बोलेगे नहीं 2 घंटा नहीं, आप मुझे आपके एप्लीकेशन में एक सर्विस चाहिए, ईमेल सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस और मोबाइल वेरिफिकेशन, ओटीपी जनरेशन से जो सॉरी जो ओटीपी वेरिफिकेशन, तो ये सब कहाँ कितना सारे, कैसे आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, सब लॉजिक लिखेंगे सारी चीज़ें, ये डिवाइस से कनेक्ट हो ठीक है, ये डिवाइस कनेक्ट हो, आईफोन डिवाइस हो तो कैसे कनेक्ट, तो आप क्या करोगे, इतना तामझाम थोड़ी कोई देखेगा, बोले अरे बनी बनाई एपीआई है, उठाओ कनेक्ट करो, जो सर्विस चाहिए आप कॉल करो, बाइंड कर लो अपने सर्विस में, है ना। समझ में आया कि सारी चीज़ें आप लिखते बैठे रहोगे सबकी लॉजिक, कोई कंपनी इतनी लॉजिक नहीं लिखती, सिंपल बनी बनाई एपीआई है, एक दूसरी कंपनी जो है यूज़ करते रहते हैं। अब आपसे आपको मैं बोला आपको अपनी स्क्रीन में वेदर इंफॉर्मेशन दिखाना है, डेली अपडेट दिखाना, वेदर की
इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना, तो क्या करोगे? उसकी लॉजिक लिखोगे पूरा? नहीं ना। सैटेलाइट का लेटेस्ट इमेज आपको डिस्प्ले कराना है ब्राउजर पे, तो क्या करोगे? एपीआई लिखोगे? नहीं, हमारे पास दूसरे सर्वर की एपीआई बनी हुई है। सिंपल एपीआई को क्या करना है, मान लीजिए वेदर इंफॉर्मेशन है, नासा से रिपोर्ट आ रहा है डायरेक्ट, तो जिसके पास आ रहा है उनके पास आ रहा है, ठीक उस कंपनी के पास। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू एपीआई बाइंड करेंगे और वो ऑल रिकॉर्ड हमें देंगे, हम अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले करा लेंगे, खत्म बात। आया समझ में? और उस लॉजिक को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो वो दे रहे हैं वही आप दिखाएं, जो वो दे रहे हैं आप उसको चाहो तो आपके पास एपीआई आ रही है, आप एपीआई को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आपको दिखाना है वैसे दिखा दो। ठीक है, जैसे कि मान लो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है, आईआरसीटीसी में डेटा तो सभी गवर्नमेंट ने सबको सेम दे रहा है, लेकिन उसके लिए टिकट बुक करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन है कि नहीं? है आईआरसीटीसी की तरह मल्टीपल एप्लीकेशन है ना? ऐसा तो Yes, नहीं sir. है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपको आईआरसीटीसी से ही बुक करना पड़ेगा, दूसरे एप्लीकेशन से बुक करेंगे तो दूसरे ट्रेन में हो जाएगा? नहीं, होगा उसी ट्रेन में, लेकिन आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू टिकट बुक कर ले। तो लॉजिक समझ में आ गया? रियल टाइम आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है कि टिकट बुक करना है फ्लाइट का, तो आप किसी भी एप्लीकेशन से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन बुक होगा सेम फ्लाइट में। और अपडेट कहाँ मिलेगा? जो दूसरे एप्लीकेशन से बुक कर रहा उसको ये अपडेट मिलेगा, किसी दूसरे एप्लीकेशन से बंदे ने उस सीट को बुक कर लिया। क्लियर ना? एकदम टू द पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तो बस वही चीज हमें यहाँ पास क्या करना है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है, रेस्पॉन्स को गेट करना है। तो यहाँ पास मैं अभी तक क्या बता रहा था, कौन सा, ये हमारी है ये प्रोडक्ट क्लाइंट कंट्रोलर, प्रोडक्ट वेब क्लाइंट, प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ हेडर क्या कर रहा, टाइप बता रहा है कि किस टाइप का डेटा हम सेंड कर रहे हैं, तो जेसन टाइप का ब्राउजर से सेंड किया जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा होल्ड कर रहा है कहाँ से आ रहा है? ब्राउजर। तो ब्राउजर मीन्स कंट्रोलर बाइंड करेगा इस प्रोडक्ट को और क्या करेंगे, हेडर टाइप सेट करेगा, HTTP जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा जेसन में, और उसके बाद रेस्ट टेम्पलेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा कहाँ, वो सर्वर पे, और वो सर्वर रेस्पॉन्स रिटर्न करा। रेस्पॉन्स रिटर्न के बाद ये प्रोडक्ट दूसरे एप्लीकेशन के सर्वर पे जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको होल्ड करेगा गेट बॉडी में और रिटर्न कर देगा रेस्पॉन्स। बस ना, और कुछ अभी भी नहीं समझ में आया? गेट ऑल प्रोडक्ट्स आपने बाइंड किया कंट्रोलर पे, कंट्रोलर ने कॉल किया क्या, प्रोडक्ट सर्विस इंटरफेस। प्रोडक्ट सर्विस इंटरफेस के पास क्या है, एक गेट ऑल प्रोडक्ट, और इस जैसे ही इसको कॉल करेगा तो रेस्ट टेम्पलेट कॉल होगा, और जो बेस यूआरएल होगा उस एपीआई को कॉल करेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, ऑल रिकॉर्ड लेके आया और कहा रेस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न करेगा, मीन्स जेसन फॉर्मेट में आएगा डेटा। हमने इससे क्या किया, एरे में कन्वर्ट किया, एरे से हमें रिटर्न करना है किसमें, लिस्ट में, तो लिस्ट में ऐड करके रिटर्न करा दिया। क्यों? अभी भी क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बोलो, हुआ तो बोलो। यस सर। आकित हो गया ना? चलो अब कल इसके बाद क्लास लेंगे, अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो आप बाकी सारे मेथड्स बनाओ, किसको क्या रिटर्न करना है, कैसे बनाना है, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन सारी चीज़ डिजाइन करना है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा पूरा, सोचो अब सोचो मैं सर्वर भी बनाऊं, इधर का ये बनाऊंगा पूरा, कंट्रोलर ब्राउजर से बाइंड करना HTML पेज, फिर उसके बाद कनेक्ट करो, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करो, तो कितना टाइम कितना लगेगा? समझ में आ रहा? आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो ही गई है, कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है, रिक्वेस्ट कैसे सेंड किया जाता है, ब्राउजर कैसे कनेक्ट करते हैं। आपको सिंपल क्या बाइंड करना है, एक सर्विस बनाना है, सर्विस में वो जो भी दूसरी एपीआई बनानी है उस एपीआई को कैसे कॉल करना है। तो दो एप्लीकेशन बनाया, एक एप्लीकेशन प्रोड्यूसर रख लिया, एक एप्लीकेशन कंज्यूमर को क्या डेटा सेंड कराना है वो सेंड कर लिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक गवर्नमेंट एपीआई बना लिया,
गवर्नमेंट एपीआई, इसमें क्या है कि जो भी आएगा, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एपीआई है, यहाँ पास जब आधार बनाए जा रहे थे तो आधार बनाने के लिए परमिशन क्या होनी चाहिए कि जो इस एप्लीकेशन में जाएगा वही आधार को बना सकता है, अपडेट कर सकता है, या फिर जो भी चेंजेस कराना है वो कर सकता है। तो वो ये कौन परमिशन है? गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो गवर्नमेंट पे वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना मैंडेटरी है, मीन्स उसका रोल होना चाहिए। तो पहले लॉगिन किया जाएगा, लॉगिन करने के बाद वो पेज ओपन होगा। उस पेज ओपन के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे कि हाँ हमारा आधार अपडेट कराना है। ठीक है, आपका आधार अपडेट हुआ तो इनका जो डेटा कहाँ जाएगा? आपके यहाँ जाएगा। अब पासपोर्ट ऑफिस वाले क्या है, पासपोर्ट ऑफिस वाले ने गए, आपने चेक किया, आप गए ओल्ड ओल्ड आधार लेके गए करना है। तो पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पे, ये वेबसाइट किसकी है? ये पासपोर्ट ऑफिस की। पासपोर्ट ऑफिस पे वेबसाइट पे आप ओल्ड आधार नंबर डाल रहे हैं यहाँ पास। जैसे आपने डाला नंबर, नाम, नंबर, जो भी आपने जो भी डालना है डिटेल्स, तो आधार नंबर तो एक्चुअली सेम ही रहता है, बट कुछ चीज़ें जो थी वो मैच नहीं की। ठीक है, हो सकता है एड्रेस आपने चेंज किया, एड्रेस डाला, एड्रेस मैच नहीं किया, तो ये क्या बोलेगा? इसे रिक्वेस्ट सेंड किया, रिक्वेस्ट यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस वाले ने आधार डिटेल्स एंटर किया, यहाँ गया, चेक किया, रेस्ट टेम्पलेट ने एक गवर्नमेंट एपीआई को कॉल किया, और गवर्नमेंट एपीआई ने रिक्वेस्ट सेंड किया, कहाँ? डेटाबेस में। डेटाबेस से चेक किया, डिटेल चेक किया, मैच किया, नहीं किया, नहीं मैच किया, तो इसने रेस्पॉन्स रिटर्न किया पासपोर्ट ऑफिस को। पासपोर्ट ऑफिस ने वाले ने क्या किया? बोला कि आपका जो है आधार मैच नहीं कर रहा है, इनवैलिड आधार। तो आपने चेक किया कि अरे यार, मैंने तो अभी लास्ट टाइम अपडेट करवाया था, अब मुझे जाना पड़ेगा क्या न्यू आधार निकलवाने के लिए, नया आधार। तो आप जाएंगे फिर से गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर आज तो वेबसाइट है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस वेबसाइट पे जाएंगे, आधार नंबर डालेंगे, नया आपका आधार डाउनलोड होगा, फिर पासपोर्ट ऑफिस लेके जाएंगे, यहाँ चेक कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट मैच हुआ, देन वेरिफिकेशन डन। तो यहाँ पर समझ में आया, पासपोर्ट ऑफिस हर स्टेट में अलग अलग जगह पे सबके पास अलग अलग अपना एप्लीकेशन होता है। तो कहीं से भी आप पासपोर्ट का क्या होता है, एक जोन होता है, किस एरिया, मतलब अपना अपना जोन देते हैं, किस एरिया से आप अपना अपना अप्लाई करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो उस जोन के वाइज अपना डेटा चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन, क्या इनके पास पूरा परमिशन है? मतलब इन्होंने पूरी लॉजिक लिखी है, इनके पास पूरा सर्वर है, जितने भी आधार बन रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट डेटा है सारे? नहीं, ये सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसको? गवर्नमेंट एप्लीकेशन को। गवर्नमेंट एप्लीकेशन परमिशन देता है, हाँ ठीक है, आप इस चीज़ को रिक्वायरमेंट है, आप ये चीज़ें आप चेक करके हम बताएंगे, बट वो लॉजिक नहीं देगा ना। लॉजिक दे दिया कि नहीं, आप आधार कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे अपडेट की गई, वो की, मास्टर की, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देगा। क्यों? अगर वो दे देगा तो फिर तो सारे पासपोर्ट ऑफिस वाले खुद ही बोलेंगे कि अरे कहाँ जाओगे यार, लाओ हम नया तुम्हारा आधार कार्ड बना दे रहे हैं, नया आईडी प्रूफ बना देते हैं। जितना परमिशन उतना ही कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक रेस्ट टेम्पलेट कंफर्म यूज समझ में आ गया रेस्ट टेम्पलेट का? जी सर। हाँ, तो रेस्ट टेम्पलेट यूज करो या फिर वेब क्लाइंट। तो कल एक बार अच्छे से मैं पूरा प्रोजेक्ट, मतलब पूरा अच्छे से इसको बना के बता दूंगा, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करके। आज के लिए इतना रहने दो, ठीक है? और कोशिश करना, कल मैं सभी को चेक करूंगा, ये आप अपने एंड से पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, 2 एप्लीकेशन बनाएंगे, और रिक्वेस्ट कम से कम डेटाबेस आप लोग का कनेक्ट होना चाहिए, मैनुअली डेटा नहीं। मैं मैनुअल डेटा नहीं चेक करूँगा, मैं सभी को चेक करूंगा कि डेटाबेस से डेटा आ रहा हो। और रेस्ट टेम्पलेट ये किससे कनेक्ट होना चाहिए? ब्राउजर से। 2 एप्लीकेशन आप लोग बनाएंगे, एक एप्लीकेशन जो होगा सिर्फ एपीआई होगी, मिस ये रेस्ट टेम्पलेट होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका ब्राउजर नहीं होगा। रेस्ट टेम्पलेट, इसमें आप मैनुअली डेटा ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में जाके, लेकिन डेटाबेस में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? या फिर स्वेगर या पोस्टमैन के थ्रू डेटा इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के बाद दूसरी एपीआई जो होगी ये ब्राउजर से कनेक्ट होगी,
इसमें आपकी पूरी पेज होंगी, स्क्रीन होंगी, ठीक है। ये स्क्रीन से रजिस्ट्रेशन होगा, ये स्क्रीन से फेच करेगा रिकॉर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा तो आप सिंपल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने का टेबल क्रिएट कर लेना, उसमें डिस्प्ले कराना। तो जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड किया जाए तो आप दूसरे एपीआई से डेटा फेच करके इसमें डिस्प्ले करेंगे पक्का सभी लोग? 2 एप्लीकेशन बना के कंप्लीट करेंगे ना? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पास? अब देखो, यहाँ पास रेस्ट टेम्पलेट में जो एक्सचेंज मेथड है, इसमें आपको बेस यूआरएल पास करना है, मेथड टाइप पोस्ट, बॉडी एंड रेस्पॉन्स टाइप, बस 4 चीजें देना है। अब क्लियर? इतना तो पढ़ लियो यार, स्प्रिंग बूट में इतना पढ़ते पढ़ते आए हो, आज बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा। आकिब, चलो मुझे Yes, मालूम sir. है तुम लोग हाँ मुझे मालूम है तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग पे था। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे थे, ठीक है। यस तो सर। क्लियर हो गया ना? जी सर। चलो क्लियर होगा तो भी अच्छी बात है, आप लोग तो रिप्लाई करोगे नहीं, बोलोगे नहीं, ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बस सर। कंपनी में जाना। नहीं सर, आप हो तो सर। अरे हमारे बेस्ट स्टूडेंट क्या है ना, रिप्लाई बहुत कम देते हैं, आराम से सुनते रहते हैं, बोले अरे हो कि जो पढ़ाना पढ़ा दो, नहीं तो क्या है बाद में देखेंगे। सर साइलेंट है ना सर।